नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने हिस्ट्री क्लास में। साथियों, पिछले वीडियो के माध्यम से हमने हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु नदी घाटी सभ्यता या फिर सिंधु सभ्यता के बारे में पिछले वीडियो के माध्यम से जाना था। इनसे संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से पेपरों में पूछे जाएंगे वो भी हम अपने आने वाले वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाएंगे। आज जो हम आप लोगों से ज्ञान साझा करेंगे या फिर ये समझ लीजिए, आज जो हम जिसके बारे में जानेंगे वो है वैदिक सभ्यता। ठीक है, तो देरी ना करते शुरू कर देते हैं हम वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता या संस्कृति। आज हम वैदिक संस्कृति, ठीक है ना, इसके बारे में जानेंगे। भाई देखो, मैंने पहले भी आपको एक चीज बताई है मेरे प्यारे साथियों कि देखो, हड़प्पा संस्कृति के पतन के बाद, जब हड़प्पा संस्कृति का पतन हुआ था तो उसके बाद जो सभ्यता अस्तित्व में आई यानी जिस सभ्यता का उदय हुआ वो थी वैदिक सभ्यता। अब वैदिक सभ्यता ही क्यों थी, इसका नाम वैदिक ही क्यों पड़ा, सोचने की बात है। तो वो वैदिक इसलिए पड़ा क्योंकि वेदों से ही हमें इस संस्कृति की जानकारी मिलती है। जब संस्कृति की जानकारी हमें वेदों से मिलती है तो इसलिए इस संस्कृति को और इस संस्कृति के समय को, क्योंकि कितने समय तक ये संस्कृति रही, तो इस संस्कृति को और इसके समय के अनुसार इसको वैदिक संस्कृति कहा गया, क्योंकि जानकारी कहाँ से मिली, वेदों से। भाई सबसे पहले मैंने आपको देखो यही समझाया, सबसे पहले देखो आया था पाषाण काल। ठीक है जी, पाषाण काल। अब पाषाण काल के थे तीन। पहले पे क्या था, पुरा पाषाण, ठीक है ना, मध्य पाषाण काल और उसके बाद में आ गया नव। ठीक है, अब ये तीन आ गए। पाषाण काल के अंतर्गत तीन काल आते हैं, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। और पुरा पाषाण काल के भी तीन हो गए। तीन कौन कौन से, एक का हो गया निम्न, ठीक है ना, निम्न पुरा पाषाण काल। उसके बाद में आया मध्य पुरा पाषाण काल। अब इसमें पाषाण काल नहीं है, निम्न और निम्न पुरा पाषाण काल होता है। उसके बाद मध्य पुरा पाषाण काल और उसके बाद में आता है उच्च पुरा पाषाण काल। ठीक है, पहले होता है इन कालों का काल शुरू, ठीक है, उसके बाद में इसका काल, उसके बाद में मध्य का और उसके बाद में उच्च का। इसके उच्च के समय के बाद यानी उच्च के खत्म होने के बाद में फिर कहां पे, मध्य पाषाण काल में चले जाते हैं। मध्य पाषाण काल जब खत्म होता है तो इसके बाद में शुरू होता है नव पाषाण काल। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, नव पाषाण काल शुरू होता है। नव पाषाण काल शुरू होने के बाद में कौन सा आ गया, नव पाषाण काल जब समाप्त होता है तो उसके बाद में आता है ताम पाषाण काल। ताम पाषाण काल। अब ताम पाषाण काल क्यों आता है, देखो तकनीकी दृष्टि से दो इसके उदाहरण हैं, यानी कि दो है कि तकनीकी दृष्टि से तो ताम पाषाण काल पहले आता है, तकनीकी दृष्टि से पहले। लेकिन कालक्रम के अनुसार, किसके कालक्रम के अनुसार जो आता है वो आता है हड़प्पा। ठीक है ना, हड़प्पा सभ्यता आती है। देखो तकनीक दृष्टि से ये है और कालक्रम के अनुसार ये है, यानी जो ताम पाषाण संस्कृति जो है वो कांस्य युगीन कालक्रम के अनुसार ये है। कौन सी है ये जो हड़प्पा सभ्यता है इसको क्या बोलते हैं, कांस्य युगीन। ठीक है ना, तो ये क्या है, कांस्य युगीन, और ये ताम। अब इनमें अंतर क्या है, तकनीकी दृष्टि से तो ताम युगीन यानी ताम पाषाण काल पहले है, लेकिन कालक्रम के अनुसार हड़प्पा सभ्यता पहले यानी कांस्य युगीन सभ्यता भारत में पहले की है। लेकिन ये क्या है, ये शुरू होने के बाद में विलुप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है। और इसी सभ्यता के समाप्त होने के बाद में क्या आता है, वैदिक सभ्यता।
जिसे आप वैदिक संस्कृति कहते हैं, वो आती है इसके हड़प्पा के पतन के बाद। और ताम्रपाषाण संस्कृति को हम क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि इसके बाद में इस संस्कृति के, ताम्रपाषाण संस्कृति के अंतर्गत पहाड़ संस्कृति, जिसको बनास संस्कृति भी कहते हैं, फिर उसके बाद में कायथा, ठीक है, कायथा संस्कृति आ जाती है इसी के अंतर्गत, और इसके बाद में मालवा, और इसी के बाद में फिर जारवे। ठीक है, ये संस्कृति लगभग कब तक थी, तो 1400 से लेके 700 ईस्वी तक चलती है ये संस्कृति जारवी। इसी के अंतर्गत झाकर संस्कृति, झूकर संस्कृति, वो ताम्रपाषाण संस्कृति के अंतर्गत है। लेकिन इस संस्कृति के बाद जैसे ही होती है तो और एक संस्कृतियां जन्म लेती हैं, वो कौन कौन सी हैं, तो ताम्रपाषाण संस्कृति के बाद में एक संस्कृति और होती है जिसका नाम क्या है, देखो, महापाषाण संस्कृति। और इसके बाद में कौन सी आती है, तो आती है लोह संस्कृति, यानी लोह युग, जो कि 1000 ईस्वी में। यानी ताम्रपाषाण संस्कृति चलती रहती है लगभग 700 ईसा पूर्व तक, और इसी बीच ये बहुत सारी संस्कृतियां देखने को मिलती हैं। यानी ये संस्कृति का विलुप्त भी नहीं हो पाता, 700 ईस्वी तक ये संस्कृति अस्तित्व में रहती है ताम्रपाषाण। लेकिन इसी बीच में देखो हड़प्पा सभ्यता भी लुप्त हो जाती है, महापाषाण काल संस्कृति भी और लोह संस्कृति भी। ठीक है, ये सारी संस्कृतियां हो जाती हैं। अब 700 ईस्वी तक एक संस्कृति, यानी हड़प्पा सभ्यता के बाद में जो संस्कृति चालू होती है वो है वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता को 2 भागों में जाना जाता है। कौन कौन से, एक पूर्व वैदिक सभ्यता और एक उत्तर वैदिक सभ्यता। ठीक है, और ये जो वैदिक सभ्यता है ये कब से, ये 1500 से लेकर 600 ईस्वी तक, ईसा पूर्व तक चलती है। अब पूर्व की अगर हम बात करें तो पूर्व में आता है ऋग्वेद काल। इसका समय 1000 ईसा पूर्व से है, यानी 1500 से लेकर ये 1000 ईसा पूर्व तक रहता है, क्योंकि ऋग्वेद काल। और उसके बाद में ये पूर्व का हो गया, और ये हो गया उत्तर वैदिक। उत्तर वैदिक में क्या आता है, उत्तर वैदिक में तीनों वेद आते हैं जिनका समय है 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जारवी संस्कृति 700 तक है और ये यहाँ तक। तो मेरा समझाने का जो तात्पर्य है वो ये है कि हड़प्पा सभ्यता के बाद जो संस्कृति अस्तित्व में आई, यानी जिस संस्कृति का उदय हुआ, वो संस्कृति थी वैदिक सभ्यता, वैदिक संस्कृति। अब इसकी जानकारी मिलती है वेदों से, इसलिए इसे वैदिक सभ्यता के नाम से भी जाना गया। इस वैदिक सभ्यता के जो संस्थापक थे, ठीक है, वो कौन थे, अगर हम बात करें इस वैदिक संस्था के संस्थापक, वो कौन थे, आर्य। इस सभ्यता के संस्थापक थे आर्य। अब आर्यों के जो ये आर्य हैं, इनके बारे में, इनका जो मूल निवास है उसके बारे में है विवाद। विद्वानों के बहुत सारे मत हैं, अपने अपने तर्क हैं, उनका है विवाद। विवाद का है, विवाद क्या है, वो ये है कि भाई आर्य जो तो ये रहते कहाँ पर थे, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं इनके रहने की। तो भाई देखो, इनका जो मूल निवास था, मूल निवास कहाँ पे था, मूल निवास था इनका आल्पस पर्वत। कहाँ पर, निवास स्थान की अगर बात करें, क्योंकि विद्वानों में बहुत ज्यादा आपस में मतभेद है। मतभेद का मतलब ये है कि उनका झगड़ा नहीं है, मतभेद है। उनका मानना यह है कि ये जो आर्य थे, इनके जो निवास स्थान था, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बताया है, वो ही हम बता रहे हैं। तो इनका मूल निवास कहाँ पर था,
आल्पस पर्वत। ठीक है, तो इनका मूल निवास कहाँ पर होगा? आल्पस पर्वत का पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, कहाँ पे भैया? यूरेशिया में। कहाँ? यूरेशिया में। अब यूरेशिया में कौन कौन से ऐसे स्थान हैं जिनसे ये साबित हुआ कि भाई आर्य जो थे वो वहां से भारत में आए थे? तो इसमें हंगरी, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है ना, क्या था उसका नाम? ऑस्ट्रेलिया। हाँ, ठीक है। और ये क्या था? ऑस्ट्रिया, जर्मनी, रूस। ठीक है ना, यानी ये यूरोप के, यहाँ इसे आप यूरोपिया के ये कुछ क्षेत्र हैं, है ना, क्षेत्र क्या आप ये मान लीजिए ये यहाँ पर रहने वाले थे। ठीक है ना, है यूरेशिया में। मैं सॉरी यूरोपिया लिख दिया, यूरेशिया। ठीक है, तो संस्थापक इस वैदिक सभ्यता के कौन थे? आर्य। निवास स्थान के बारे में बात करें तो आल्पस पर्वत यूरेशिया में। क्षेत्र कौन से हो गए? यानी कि भूभाग, भूभाग में कौन से? हंगरी, ऑस्ट्रिया, 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 जर्मनी, और देखो यहाँ रूप लिख दिया रूस की जगह। ठीक है, रूस। तो ये वो भूभाग है जो कि आर्यों को प्रमाणित करते हैं कि भाई यहाँ पर रहते थे आर्य। अब बात करें भारत में, भारत की अगर बात करें तो देखो मैं लिख देता हूँ भारत में। तो भारत में कौन सा था? ब्रह्म ऋषि। क्या था? ब्रह्म ऋषि प्रदेश, मध्य देश और सप्त सैंधव प्रदेश। मध्य देश और सप्त सैंधव। ठीक है, भारत में ये मत है कि भाई ये जो रहते थे ना इस जगह रहते थे, सबसे ज्यादा ये मध्य एशिया के निवासी थे। मान्य जो मत है, सबसे ज्यादा जो मान्य मत है वो ये है कि ये मध्य एशिया में रहते थे। और मध्य एशिया में किसके किसके इस मत को सबसे ज्यादा माना जाए कि हाँ वाकई में यार वहां पर रहते थे? तो ये जो थे मैक्स मूलर का मान्य जो मत है। ठीक है, किसका? यहाँ पे ये एशिया में रहते थे, मध्य एशिया में। ठीक है, कहाँ पर रहते थे? तो मध्य एशिया। और किसका मत सबसे ज्यादा मान्य है? तो वो है मैक्स मूलर। ये है कि हाँ भाई ये जो थे मध्य एशिया के निवासी थे। अब भाई देखो मेरे प्यारे साथियों, चैनल मेरा नया है, इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें।